चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की नई वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम चैप्टर ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बच्चों इस वीडियो का क्रेडिट जाता है रजनीश सर के लिए। उनके बिना ये वीडियो शायद नहीं पॉसिबल हो पाती। पीपीटी उन्हीं ने प्रिपेयर करी है। मैं ऐसी पीपीटी शायद चाहकर भी तैयार नहीं कर पाता। मैं अपने कितने भी एफर्ट्स करता, मुझसे पीपीटी शायद तैयार नहीं हो पाती। तो बच्चों इस वीडियो के लिए कुछ स्पेशल है रजनीश सर के लिए, जो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। बच्चों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा ताकि मैं जो मैंने सोच रखा है उसको मैं पूरा कर सकूं। ठीक है, रजनीश इमैनुअल सर ये मेरे कलीग हैं, सोशल साइंस के टीचर हैं। ये भी रजनीश सर हैं, ये मैथ्स के टीचर हैं। दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त और भाई हैं। रजनीश इमैनुअल सर ने इन्होंने ये पीपीटी तैयार करी है, इसीलिए ये वीडियो इन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्यू मतलब हाथ से, फैक्चरिंग मतलब बनाना। तो अगर हम बात करें पहले की, तो पहले जिन चीज़ों को हाथ से बनाया जाता था उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहा करते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, ये डेफिनेशन बदल गई। आज अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में, यानी प्रोसेसिंग के दौरान रॉ मटेरियल को अगर हम फिनिश गुड में बदल देते हैं, या कम वैल्यू की चीज़ को ज़्यादा वैल्यू की चीज़ में बदल देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे कॉटन से हमने क्लॉथ बना दिए, शुगर केन से शुगर बना दी, वुड से पेपर बना दिया, आयरन ओर से आयरन बना दिया। ये सब मैन्युफैक्चरिंग के ही एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के यूजेस क्या क्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूज़ होती है। तो अगर हम किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो उस देश के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से नापी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज़ किसी भी देश की इकोनॉमी की मेन बैकबोन होती है। जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा या इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, वो देश उतना ज़्यादा मजबूत होगा। मैन्युफैक्चरिंग की मदद से लोगों की जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पर, उसे कम किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स मिलती हैं लोगों को। जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं उन्हें विदेशों में बेचा जाएगा, तो वहाँ से क्या आएगा, डॉलर्स आएंगे, यानी फॉरेन एक्सचेंज उस देश से हमारे देश में आएगा। हमारे देश में नौकरी निकलेंगी तो बेरोजगारी कम होगी, लोगों को इनकम मिलेगी तो गरीबी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये देखते हैं ज़रा। अगर जो कंट्री रॉ मटेरियल को अलग अलग तरीके के फर्निश गुड में बदल पाती है, वो देश उतना ही ज़्यादा प्रॉस्परस होता है। यानी जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज़्यादा होगी, वो देश उतना ज़्यादा प्रॉस्परस कहलाएगा। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा भी हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। जैसे जिस देश में चीप एंड स्किल्ड लेबर होगी, चीप एंड स्किल्ड लेबर होगी, वहाँ पर जिस जगह पर वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा खुलेंगी। जहाँ पर वाटर सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा खुलेंगी, क्योंकि ये वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता भी है। दूसरा, इंडस्ट्रीज में मशीन्स को ठंडा रखने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी होगी वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी। जहाँ कैपिटल यानी पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा होगा वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी। जहाँ नियरनेस होगी मार्केट की, यानी जो चीज़ हमने बनाई है उसे मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है, तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा बच्चों, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी। जिस जगह पर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है उस जगह पर भी इंडस्ट्रीज ज़्यादा खोली जाती हैं। वरना सोचो कोई ऐसा क्यों करेगा कि रॉ मटेरियल मिल रहा है झारखंड में और इंडस्ट्री खोल ले उत्तर प्रदेश में, फिर तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत महंगी हो जाएगी। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस जगह पर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा उस जगह पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा खुलेंगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जिस देश की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्रोडक्शन के फेवर में होती हैं उस देश में भी इंडस्ट्रीज ज़्यादा खुलती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का मतलब टैक्स वगैरह रेट होगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट टैक्स रेट ज़्यादा लगा रही है, कम लगा रही है, रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है या कम है, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेट करते हैं। आते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पर। तो इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। जैसे वो रॉ मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करती हैं, उनका रोल किस तरीके का है, उनमें कितना पैसा लगेगा, उसका मालिक कौन है, उसमें कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है ना। इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाता है। चलिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो में बीच में आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा जो कि रजनीश इमैनुअल सर के लिए मेरी तरफ से मैं बोलूँ तो डेडिकेटेड वीडियो है, तो मेरी तरफ से डेडिकेशन है उनके लिए। डेडिकेशन इतना सा है बच्चों, इस वीडियो पर जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वीडियो से बढ़ेंगे, मैं उसकी मल्टीप्लाई बाय 10 कर उतने का गिफ्ट अपनी तरफ से इमैनुअल सर को दूंगा।
ये मेरा प्रॉमिस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इस वीडियो में कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। जितने भी बढ़ेंगे, अगर 50 बढ़ते हैं तो 500 का, 100 बढ़ते हैं तो 1000 का, 80 बढ़ते हैं तो 800 का, ठीक है। जितने भी बढ़ते हैं तो बच्चों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो कुछ भी उनके लिए देना चाहता हूँ मैं अपना भी ड्रीम पूरा कर सकूँ और उनको एक थैंक्स बोल सकूँ इसी के लिए, ठीक है ना। आते बच्चों कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को कैसे बांटा गया। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती हैं उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कॉटन हो गई, वूल की इंडस्ट्री हो गई, जूट हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गई, रबर हो गई, शुगर, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा हो गए, ये सब एग्रो बेस्ड है। इसमें वूल नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो एग्रो नहीं है बेसिकली, अगर हम बात करें वो प्राइमरी है, यानी एनिमल से मिलती है लेकिन फिर भी प्राइमरी है। आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे। ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल को मिनरल्स के रूप में यूज़ करती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील हो गई, सीमेंट हो गई, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स एक्सेट्रा, जो भी मिनरल्स को यूज़ करती हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, मेन रोल, वो किस तरीके का रोल प्ले कर रही हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री बेसिक या की इंडस्ट्री हो सकती है या कंज्यूमर इंडस्ट्री हो सकती है। मतलब समझते हैं, अगर कोई इंडस्ट्री ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करे, तो ऐसी इंडस्ट्री को बेसिक या की इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे सपोज करो एक इंडस्ट्री है, वो ज़मीन में से लोहा निकाल रही है, आयरन निकाल रही है, स्मेल्ट कर कर उन्हें बार बना देती है या रॉड्स बना देती है। इन्हीं रॉड्स या बार का इस्तेमाल बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ अपने लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए करती हैं, तो हम आयरन इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे, बेसिक या की इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जहाँ पर ये स्मेल्टिंग का काम होता है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनका प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर खरीदते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे शुगर बनाने वाली, टूथपेस्ट, पेपर, फैन, शूज़, स्कूल बैग्स, ड्रेसेस, जो भी इंडस्ट्री है वो सब इसी का पार्ट कहलाएंगी, ठीक है। आगे आते हैं कि कैपिटल के बेसिस पर, तो कौन सी इंडस्ट्री कितने कैपिटल यूज़ कर रही है, इसके बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ को दो पार्ट में बांटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री बच्चों 10th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो 10 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्रीज़ को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। यहाँ मशीनरीज कम लगती हैं लेकिन लोग ज़्यादा लगते हैं, यानी यहाँ पर लोगों की मदद से प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे खांड सारी, गुड़ वगैरह बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हो गई। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 करोड़ की, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 10 करोड़ की, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखती हैं। बच्चों तो आप लोग कौन सा यूज़ करोगे, एनसीईआरटी वाला, ठीक है। तो 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई। यहाँ पर मशीन ज़्यादा और लेबर कम यूज़ होती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, सब इसी का पार्ट करेंगी। नेक्स्ट पे जाते हैं ऑनरशिप के बेसिस पर कि कंपनी का मालिक कौन है। अगर कंपनी का मालिक सरकार है, सरकार ही रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रही है, तो ये पब्लिक इंडस्ट्री कहलाएगी। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ना, इसी तरीके से सेल हो गई है ना, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है ना, इसी तरीके से इंडियन ऑयल हो गई है ना, आप देख लो ना, भारत पेट्रोलियम, भारत संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। आते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिसका मालिक कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या एक ग्रुप होता है, उसे प्राइवेट इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे टाटास की टाटा टिस्को हो गई, रिलायंस हो गई, बजाज हो गई, ब्रिटानिया हो गई, कोई भी इंडस्ट्री आप यूज़ कर सकते हो, अमूल मत यूज़ करना बस, ठीक है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री में आ जाते हैं, तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ किन इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों की ओनरशिप होती है, दोनों मिलके कंपनी को चलाते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल सामने आपको दे रखा है। देखिए इमैनुअल सर ने कितनी मेहनत करी आप सबके लिए, फोटोज़ तक लेकर आए हैं हर एक चीज़ का। ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गई, OIL, ठीक है, ये सरकार और प्राइवेट दोनों की ही कंबाइंड इंडस्ट्री है, ज्वाइंट इंडस्ट्री बोलते हैं। फिर आते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री किसे बोलते हैं, ऐसी इंडस्ट्री, बच्चों ये बच्चे ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं। देखो जैसे सपोज करो मेरे पास मशीनरी या पैसा है, रॉ मटेरियल नहीं है, किसानों के पास रॉ मटेरियल है लेकिन पैसा या मशीनरी नहीं है, तो हम दोनों ने मिलकर टाई अप कर लिया, तुम मुझे रॉ मटेरियल दो, मैं उसे प्रोसेस करूँगा, मिलके सामान मार्केट में बेचेंगे, जो पैसा कमाएंगे वो आपस में बांट लिया जाएगा। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अमूल। अमूल में क्या होता है बच्चों, जितनी भी वुमेन हैं, जितने भी मैन हैं जो मिल्क मैन है ना, जो भी दूध बेचने का काम करते हैं, वो सारा दूध अमूल को लेके जाते हैं। अमूल उस दूध से मक्खन, छाछ, क्रीम,
जो चीज़ बनाता है मार्केट में बेचता है, जो भी प्रॉफिट आता है वो सबके साथ शेयर किया जाता है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में शुगर केन इंडस्ट्रीज़ भी इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। यहीं से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि उत्तर प्रदेश में शुगर केन इंडस्ट्रीज़ कम क्यों होती जा रही हैं और महाराष्ट्र में बढ़ती क्यों जा रही हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाकर किसानों को खुश रख पा रही हैं और ईजिली उन्हें रॉ मटेरियल मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमारे यहाँ पे मिल पैसा नहीं दे रही किसानों को। हमारे यहाँ पर जो किसान है उनके पास जब पैसा नहीं मिलेगा तो उन्होंने गन्ने की खेती कम कर दी है, शुगर केन की, तो मिल्स को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। मिल्स को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, मार्केट में क्या प्रोडक्ट बेचें, पैसा कहाँ से लाएं पिछला पेमेंट करने के लिए। तो इस वजह से हमारे यहाँ मिल्स कम बंद होती जा रही हैं। आगे आते हैं बच्चों रॉ मटेरियल की क्वांटिटी के बेसिस पर। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा और बहुत बल्क में वेट में यूज़ हो रही है तो हैवी इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, और क्वांटिटी कम लेकिन बल्क में नहीं है, ठीक है, मतलब समझना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा भारी नहीं है, तो वो लाइट इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। हैवी इंडस्ट्रीज़ में जैसे कार वगैरह बनाने वाली, आयरन बनाने वाली, एल्युमिनियम वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ को हैवी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। लाइट इंडस्ट्रीज़ में जैसे जो गैजेट्स बनाने का काम करती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को हम लाइट इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों का IC सर्किट इन सब का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट बनाने में। इसके बाद बच्चों देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बच्चों वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, आपको लगता है कि PPT सर ने बहुत बहुत ऑप्शन बनाई है, कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक्स रजनीश सर ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिसने नहीं करा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 10, इस वीडियो से जितने बढ़ेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 का गिफ्ट मैं अपनी तरफ से सर को दूँगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।